हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट तक हम स्टडी कर चुके हैं किस प्रकार से 1919 से महात्मा गांधी का दौर शुरू होता है, जब वो 1915 में इंडिया में आते हैं, साउथ अफ्रीका से लौटते हैं और 3 सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं 1917 1918 के बीच में, और फिर रॉलेट सत्याग्रह चलाते हैं, और अंत में पिछले पार्ट तक हमने देखा कि एक नेशन वाइड मूवमेंट चलाते हैं 1920 से वो शुरू होता है और 1922 तक चलता है। चौरी चौरा कांड में जाकर उसे वापस लिया जाता है। इट वॉज ए फर्स्ट नेशन वाइड मूवमेंट, नेशनल लेवल का ये मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ टुगेदर पार्टिसिपेटेड, और खिलाफत का भी इशू हमने स्टडी किया। लेकिन अब हम जो स्टडी करेंगे उसमें हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टडी करना है, लेकिन इस पार्ट में हम सिर्फ साइमन कमीशन तक ही स्टडी करेंगे। इसके अगले पार्ट में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो साल्ट मार्च से शुरू होता है उसे पिकअप करेंगे। तो लेट्स एंटर इनटू द टेक्स्ट मैटर। इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि चौरी चौरा कांड के बाद जो 5 फरवरी को हुआ था और 1922 में, और 12 फरवरी को उसे वापस ले लेते हैं और 10 मार्च को उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। He felt the movement was turning violent in many places and सत्याग्रही needed to be properly trained। तो उन्होंने देखा कि मूवमेंट वायलेंट हो जाता था और अभी लोग सत्याग्रह के लिए उन्हें प्रॉपर्ली ट्रेन करना था। बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। तो आगे अगर कोई मास स्ट्रगल यानी जन आंदोलन चलाना है जिसमें जनता की भागीदारी पूरे राष्ट्रीय स्तर पे होनी चाहिए, नेशनल लेवल पे, तो उन्हें प्रॉपर्ली ट्रेन करने की ज़रूरत है और उन्हें सत्याग्रह के बारे में बताने की ज़रूरत है। विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बाय नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल। तो रॉलेट सत्याग्रह के बाद ये जो नेशन वाइड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, तो ये भी जब फेल हो गया तो कांग्रेस के अंदर भी कुछ विरोध के स्वर उभरने लगे, और जो लीडर्स थे, कुछ लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स भी उसमें शामिल थे, तो वो मास स्ट्रगल से अब तंग आ चुके थे एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स। तो प्रोविंशियल काउंसिल्स में मतलब कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि एक इंपीरियल काउंसिल थी जो पार्लियामेंट की तरह काम करती थी, और प्रोविंशियल काउंसिल थे जो प्रांतों में थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश जो पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। दैट हैड बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो मैं आपको याद दिला दूँ किस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 में पारित हुआ था, और उसके तहत कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए थे जिसमें इलेक्शंस की बात की गई थी, लेकिन उन इलेक्शंस का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत बहिष्कार कर दिया गया था। आप जानते हैं कि एक कलकत्ता में सेशन हुआ था जो स्पेशल सेशन था, और फिर नागपुर में जो उनका एनुअल सेशन होता है 1920 में, दोनों हुए थे, और नागपुर सेशन दिसंबर में हुआ था और चुनाव नवंबर में हुए थे, तो उसका बाइकआउट किया गया था। लेकिन उसके बाद फिर 1923 में चुनाव होने थे, तो इस बार कुछ कांग्रेसी चाहते थे कि हम चुनाव में पार्टिसिपेट करें। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 में ख़त्म हो ही चुका था, तो दे फेल्ट दैट इट वाज इंपॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल। तो उन्होंने कहा कि काउंसिल के अंदर रह के, मतलब चुनाव लड़के, हम परिषदों में जाएं, उसमें बैठें, डिबेट करें, और वहाँ से हम जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ हैं उनकी कमियों, उनके एक्सप्लॉयटेटिव नेचर को हम उजागर करें, एक्सपोज करें, आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म्स, और सुधार की बात करें, क्योंकि ये लीगल तरीका था। क्योंकि आंदोलन वगैरह तो जन आंदोलन थे, सिविल मूवमेंट हुआ करते थे, वो सरकारी आंदोलन तो होते नहीं थे। लेकिन ये जो प्रोविंशियल काउंसिल्स थी, ये सब तो गवर्नमेंट रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस थे। तो आल्सो डिमॉन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक, और ये भी दिखाना कि देखो डिबेट के माध्यम से, क्योंकि जब भी वो बातचीत करेंगे, डिबेट करेंगे, नाकामियाँ उजागर करेंगे, तो अखबार में छपेगा, लोगों तक पहुँचेगा, तो एक प्रकार से जो नेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो जारी रहेंगी और अंग्रेज़ों को एक्सपोज करते रहेंगे। दिस काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। तो ये काउंसिल्स बना तो दी गई हैं और इसमें चुनकर भी लोग गए, लेकिन वास्तव में डेमोक्रेटिक नहीं है। CR दास यानी चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, ये दोनों बहुत बड़े नेता थे, यानी गांधी जी से कम नहीं थे। आपको मालूम हो इलाहाबाद में इनका जो आवास था, आनंद भवन, तो उसी प्रकार से CR दास का भी आलिशान मकान था। दोनों ने देश को दे दिया था ये। तो जो हैसियत उत्तर प्रदेश में मोतीलाल नेहरू की थी, वही हैसियत CR दास की थी बंगाल में। तो इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया, उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। CR दास जिसके प्रेसिडेंट थे, इन लोगों ने स्वराज पार्टी बनाई। और इसकी छोटी सी हिस्ट्री मैं आपको बता दूं कि उस वक्त महात्मा गांधी जेल में थे जब ये सब काम हो रहा था, क्योंकि महात्मा गांधी को 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया था मार्च में, और 1924 में उन्हें छोड़ा गया था जब उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। और इस पार्टी का गठन हुआ 1923 में, और 1922 का जो सेशन हुआ था, एनुअल सेशन कांग्रेस का, तो उसमें ये प्रस्ताव लेके आए थे कि हमें काउंसिल्स इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन इनके प्रपोजल को लगभग आधे मतों से हरा दिया गया। तो जो लोग चाहते थे कि हाँ काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उन्हें प्रो चेंजर्स के नाम से जाना गया,
और जो चाहते थे कि काउंसिल इलेक्शन पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, जिसमें महात्मा गांधी भी इसके इच्छुक नहीं थे, हालांकि वो जेल में थे उस वक्त, तो उन्हें नो चेंजर्स के रूप में जाना गया, जो परिवर्तन नहीं चाहते थे। कांग्रेस का जो भी एटीट्यूड था, कांग्रेस का जो भी अप्रोच था, उसमें कोई चेंज नहीं चाहते थे। और आप जानते हैं प्रो चेंजर में CR दास, मोतीलाल नेहरू वगैरह थे। तो फिर CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इस्तीफा दे दिया अपने पदों से कांग्रेस से, और स्वराज पार्टी बना डाली उन्होंने। 1923 में स्वराज पार्टी, जनवरी में उन्होंने बनाई ये पार्टी। तो अब आपको ध्यान रहना चाहिए कि 1922 में जो गैप बना था और आगे चल के जो बड़ा आंदोलन स्टार्ट होता है वो 1930 में स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बीच में नेशनल एक्टिविटीज़ को तो कम से कम जीवित रखना था, लोगों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध उनके एक्सप्लॉइटेटिव नेचर को एक्सपोज तो करना ही था। तो किस प्रकार से हो सकता था, तो स्वराज पार्टी की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। तो 1923 में जब चुनाव होते हैं तो ये पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छी खासी सफलता भी मिलती है। और बाद में जब 1924 में गांधी जी रिहा होते हैं तो आके फिर एक रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और मना लेते हैं जो नो चेंजर्स थे उनको, प्रो चेंजर्स दोनों को मिलाकर। और ये हो जाता है कि कांग्रेस के ही नाम का ये लोग प्रयोग करेंगे और कांग्रेस के पार्ट के रूप में एक्टिविटीज़ हैं उसे वो जारी रखेंगे। मीन्स कि विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर रह के ही आर्ग्यू फॉर रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, तो काउंसिल की पॉलिटिक्स को जारी रख सकते थे। बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। तो देखिए ये जो स्वराज पार्टी थी, तो स्वराज पार्टी के लोग डोमिनियन स्टेटस से भी सेटिस्फाइड थे कि पहले हम इनसे डोमिनियन स्टेटस तो ले लें, यानी कि पूरी तरह से स्वतंत्रता तो नहीं, लेकिन कम से कम हमें अपना शासन चलाने की इजाज़त तो मिल जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट जो इशूज़ हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो गवर्नमेंट यानी क्राउन यानी कि ब्रिटेन गवर्नमेंट के पास रहेंगे, बाकी हम अपना शासन चला सकेंगे। तो पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं थी, लेकिन इसका विरोध कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। दरअसल अब कितना बताया जाए, जब तक कि हम थोड़ी सी कड़ी से कड़ी ना जोड़ें। जैसे 1923 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, 1926 तक आते आते जब दोबारा इलेक्शंस हुए तो इनका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा और काफ़ी फूट भी पड़ रही थी। और इस बीच कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था 1928 में, जिसे मोतीलाल नेहरू के अंतर्गत तैयार किया गया था, जिसे नेहरू रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। तो उस रिपोर्ट में डोमिनेंट स्टेटस की मांग की गई थी और अंग्रेज़ों को मोहलत दी गई थी कि भाई आप इसे मान लीजिए तो ठीक है, नहीं हमें आंदोलन चलाना पड़ेगा। तो ये रिपोर्ट 1928 में पेश की गई थी और इस स्टेटस से ये लोग खफा थे। तब तक ये लोग यंग लीडर्स थे वहाँ पे, और मोतीलाल नेहरू तो उनके पिताजी थे जवाहरलाल नेहरू के। तो जो मॉडरेट्स थे वो डोमिनेंट स्टेटस से भी सेटिस्फाइड थे कि आगे चल के फिर हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर सकते हैं। और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस वगैरह चाहते थे कि ये रेडिकल मास एजिटेशन चाहते थे कि नहीं, हमें पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए। और एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर इन लोगों की डिमांड उस समय रेडिकल ही मानी जाएगी। और इन सच ए सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशंस, टू फैक्टर्स अगेंस्ट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920s। तो इस तरह की जो सिचुएशंस थी, जैसे मैंने थोड़ी सी एक टाइमलाइन आपके लिए ड्रॉ की है, जो बड़ा आंदोलन था वो यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसमें दो बातों का जिक्र किया गया, जिसमें डिबेट होती रही क्योंकि काउंसिल पॉलिटिक्स डिबेट का इशू था, और डिसेंशंस मतलब कि लोगों में आपस में एक राय नहीं बन पा रही थी। तो दो गतिविधियों का जिक्र यहाँ पर किया गया 1920s में। वो था कि एक वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात की गई है। देखिए वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन अलग अलग समय पर शुरू हुआ था 1929 से और लगभग 1938 तक ये जारी रहा। और कुछ देशों में 1929 से 30 तक ये ज़्यादातर रहा, जिसका असर कीमतों पर पड़ता है और गिरने लगती हैं, डिफ्लेशन देखने को मिलता है, यानी इन्फ्लेशन का अपोजिट, और जॉब कर्टेल हो जाती हैं, इन्वेस्टमेंट रुक जाता है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, सिकुड़ने लगती है। जैसा कि इस वीडियो के बनाए जाने तक जो कोविड-19 के समय जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें आपने देखा किस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सिकुड़ कर रह गई थी, लोग घरों में बंद थे और न ट्रेन, न एरोप्लेन्स, न बसें, न दुकानें ओपन होती थी। तो इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक सी जाती हैं। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन था, एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगिन टू फॉल, और 1926 से एग्रीकल्चर प्राइसेस गिरने लगे थे। तो आप जानते हैं किसानों को उनका मूल्य नहीं मिलेगा, और 1930 के बाद लगभग कलेप्स हो गई। तो सोचिए कि किसान की आमदनी तो रुक जाएगी। द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल, और जब एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड गिर गई, क्योंकि जब डिमांड नहीं रहेगी तो आपको ख़रीदार मिलेंगे नहीं, जब खरीदार नहीं मिलेंगे तो आप प्राइस गिराते चले जाएंगे और आपकी लागत से भी नीचे चले जाएंगे। तो ये सिचुएशन ठीक नहीं होती। और एक्सपोर्ट्स भी कम हो गया, मतलब कि जो भारत से बाहर सामान जाता था वो भी रुक गया, काफ़ी कम हो गया। पीजेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट, तो जो कृषक वर्ग था, किसान समुदाय था, तो इट फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट, तो जो उनकी फसल तैयार हो जाती थी उसको बेचना और उससे रेवेन्यू, वो काम मुश्किल हो गया। और 1930 तक आते आते कंट्री साइड में यानी देहात में चारों तरफ परेशानी का दौर शुरू हो गया, संकट का दौर शुरू हो गया।
और जानते हैं कि ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ही आती है हेल्प करने के लिए, औसत गवर्नमेंट अंग्रेज़ों की थी, तो लोग नाराज़ थे इससे, क्योंकि उसी के शासनकाल में सब हो रहा था। तो पहली तो ये हो गई। दूसरी, अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप द न्यू टोरी गवर्नमेंट, मतलब कि टोरी मतलब ये जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स होती है, जो ट्रेडिशनल पैटर्न पे बने रहना चाहते हैं, चेंजेस नहीं चाहते हैं ज़्यादा, अब इन्हें कट्टर भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों का जो भारत में रिफॉर्म्स लाने का तरीका था, वो अगर लिबरल्स हैं तो रिफॉर्म्स की बात करेंगे, अगर वो कंजर्वेटिव्स हैं तो रिफॉर्म की बात ज़्यादा नहीं करेंगे। कंस्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन, मतलब लीगल कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। तो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें ये तय किया गया था कि 10 साल बाद हम देखेंगे कि क्या रिफॉर्म्स कैसे चल रहे हैं और क्या रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, मतलब क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है, उसमें क्या रिफॉर्म की आवश्यकता है। तो उसके लिए एक रिव्यू कमेटी और रिव्यू कमीशन इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो उसी के तहत इसे इस्टेब्लिश किया गया था और ये 2 साल पहले कर दिया गया था। यानी एक हिसाब से देखा जाए तो 1929 में होना था, लेकिन उससे पहले इस्टेब्लिश कर दिया गया क्योंकि ब्रिटेन में चुनाव होने थे 1929 के आसपास। तो एक तो इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया, और दूसरा जॉन साइमन के नेतृत्व में, यहाँ लिखा है ना जॉन साइमन के नेतृत्व में, ये चेयरमैनशिप में 8 नवंबर 1927 को एक कमीशन इस्टेब्लिश किया गया, इसे जॉन साइमन के नेतृत्व में किया गया था और यही था साइमन कमीशन। अब इसका विरोध शुरू हो गया। नेशनलिस्ट मूवमेंट, द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। तो भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के तहत जो गवर्नमेंट चल रही थी, मतलब जो भी सुधार किए गए थे 1919 एक्ट के तहत, तो वो कैसे कर रहे हैं वर्क, उनकी समीक्षा करनी थी और चेंजेस भी बताने थे। द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश। अब इसका विरोध शुरू हो गया। इसका सबसे बड़ा विरोध का कारण ये था कि इसमें 7 मेंबर्स थे और 7 के 7 जो है वो अंग्रेज़ थे, वाइट पीपल थे, और कोई भी इसमें इंडियन मेंबर नहीं था। और ये 1927 में गठित हुआ था और भारत में जब ये आया तो 3 फरवरी को, और 1928 में इसने भारत में कदम रखा और उसके साथ ही इसका विरोध शुरू हो गया। When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." तो गो बैक साइमन यानी वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। हिंदूज एंड मुस्लिम्स फॉर टुगेदर हेयर, क्योंकि उन्हें भी इसका विरोध करना था। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशंस। तो इसमें लिखा है ना, सारी पार्टियाँ हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो मुस्लिम लीग हो, जिसके बड़े नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, तो इन लोगों ने प्रदर्शन में भाग लिया और इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर। तो उस वक्त उन्होंने देखा कि फिर से नेशनल स्ट्रगल स्टार्ट हो गया है बड़े पैमाने पे। तो उस वक्त जो वायसराय थे, जिन्हें आप गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों कह सकते हैं, लॉर्ड इरविन थे। तो उन्होंने 1929 में 1929 में अक्टूबर में एक वेग, मतलब अस्पष्ट, जो क्लियर ना हो, डोमिनियन स्टेटस का ऑफर पेश किया कि भाई हम भारत को एक डोमिनियन स्टेटस दे सकते हैं, लेकिन वो भी अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, मतलब कब होगा, कैसे होगा, क्या रूप होगा, कुछ इसका जिक्र नहीं किया गया। और एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और डिस्कस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात हुई कि भारत का संविधान कैसे होगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। दरअसल ये जो साइमन कमीशन था, इसने अपनी रिपोर्ट 1929 में प्रिपेयर की और 1930 में उसने पब्लिश की रिपोर्ट को। तो इसी रिपोर्ट पर बहस होनी थी और इसी के आधार पर नए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंडिया में लाने थे, और इसी रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 बना। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा जो प्रोविजंस है इस 1935 के एक्ट से लिए गए हैं। तो इस रिपोर्ट पर डिस्कशन होना था और इसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन इसे कहा जाता है, कि टेबल है और टेबल के आसपास सब बैठे हुए हैं, तो उस पर डिस्कशन होना था। और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बुलाई गई थी। इसमें से पहले में इंडिया का कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं गया था, जबकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए थे और बी आर अम्बेडकर इसमें भी गए थे। सेकंड गोल मेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया की तरफ से यानी कांग्रेस की तरफ से सिर्फ गांधी जी प्रतिनिधि के तौर पे गए थे, और थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें फिर कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था। तो सिर्फ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेशन सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में था। क्वेश्चन भी बनता है, और इसमें भी अम्बेडकर थे, इसमें भी अम्बेडकर जी गए थे, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि विच बिग लीडर पार्टिसिपेटेड इन ऑल दीज 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, तो उसमें अम्बेडकर का नाम आता है। और ये देखिए यहाँ पर मीटिंग ऑफ कांग्रेस लीडर्स इलाहाबाद 1931, हालांकि काफ़ी बाद की मीटिंग है ये, जब सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि साइमन कमीशन के विरोध में ही प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय, ब्रिटिश पुलिस थी, उसका लाठीचार्ज इतना हैवी था कि वो बेचारे इतने बुरे तरह से घायल हुए कि बाद में 1928 में ही उनकी डेथ हो गई। और इनकी हत्या का बदला क्रांतिकारियों ने लिया था, जिसमें भगत सिंह वगैरह भी शामिल थे, शांडर्स की हत्या करके। तो अभी तक हमने साइमन कमीशन
और स्वराज पार्टी के गठन के बारे में स्टडी किया। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है, काउंसिल पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है। तो इस बीच जो मॉडरेट्स थे वो पीछे हो रहे थे और द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड, तो रेडिकल्स का मतलब जो बड़े चेंजेस चाहते थे सिस्टम में। तो इस वक्त कांग्रेस को लीड करने के लिए आगे आ रहे थे जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, बिकेम मोर असर्टिव। तो ये ज़्यादा मुखर हो रहे थे, मुखरित हो रहे थे कि इनकी बातें ज़्यादा लोगों को समझ में आ रही थी, ज़्यादा लोग पसंद करते थे और ये अपनी बात को मनाने का दबाव डालते थे। और जब भी एनुअल सेशन होता है कांग्रेस का तो उसमें ये पता लग जाता है कि हाँ जो ज़्यादातर जो प्रतिनिधि हैं वो किसकी तरफ है। तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आगे आ रहे थे और द लिबरल्स एंड द मॉडरेट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है भारत का और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि भाई आप डोमिनेंट स्टेटस की बात स्वीकार कर लीजिए। और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वगैरह कहते थे डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमें फुल फ्रीडम चाहिए। तो उस समय तय होता है कि 1928 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, जो रिपोर्ट पेश की गई थी कि 1929 तक का इनको समय दिया जाए। हालांकि ये 2 साल का समय देना चाहते थे लेकिन इन सब के दबाव में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू 1 साल का समय दिया जाता है कि 1929 तक अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये डोमिनेंट स्टेटस वाला जो नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो हम एक आंदोलन चलाएंगे, बड़ा आंदोलन। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई ध्यान ही नहीं दिया इसके ऊपर। तो इसी का नतीजा था कि लाहौर सेशन होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन हिस्ट्री में माना जाता है और उसी को हम स्टडी करते हैं यहाँ पे। द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स हु आर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क, तो जो लिबरल्स थे उदारवादी थे और जो मॉडरेट्स थे यानी कि जो बैलेंस बना के चलना चाहते थे, अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा नाराज़ भी नहीं करना चाहते थे और वो लीगल तरीके से रिफॉर्म चाहते थे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था उस वक्त उसके अंतर्गत रिफॉर्म चाहते थे, सुधार चाहते थे कि ब्रिटिश डोमिनियन से ही काम चल जाएगा फ़िलहाल। ग्रेजुअली लॉस देयर इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव कम हो गया क्योंकि अब जनता चाहती थी कि जो है जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस जैसे जो न्यू जनरेशन के लीडर्स हैं उनकी डिमांड जो है वो ठीक है, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो जब ये टाइम निकल गया तो इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू के प्रतिनिधित्व में, दरअसल महात्मा गांधी उस वक्त प्रेसिडेंट चुने गए थे लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी तरफ से जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंटशिप निभाएंगे। तो लाहौर कांग्रेस सेशन था उस वक्त, तो इंडिया में ही था लाहौर, तो वहाँ पर पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई थी। इसको कभी नहीं भूलना है, इस डेट को कभी नहीं भूलना है। और फुल इंडिपेंडेंस जिसे कहा जाता है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अब डोमिनियन स्टेटस का तो जो भी सिस्टम था उसे ख़त्म, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। इट वॉज डिक्लेयर दैट 26 जनवरी 1930, अच्छा हाँ, 31 दिसंबर की रात को 12 बजे के बाद रावी नदी के तट पे तिरंगा फहरा दिया था कांग्रेस ने। और आप जानते हैं कि उसके अगुवा कौन थे उस वक्त, जवाहरलाल नेहरू। इसलिए लाहौर सेशन और ये घटना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये तय किया गया कि जो 26 जनवरी 1930 यानी जनवरी लग गया था तब, और ये घटना 1929 की है, तो रात के 12 बजे के बाद 1930 शुरू हो चुका था। तो 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर किया गया कि हम इसे इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे। और उस दिन पीपल वर टू टेक प्लेज, लोग प्रतिज्ञा करेंगे, शपथ लेंगे। और क्या शपथ लेंगे? स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हम भारत की आज़ादी जब तक पूरी तरह नहीं दिला देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बट द सेलिब्रेशंस अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, तो बुक में तो ये लिखा है कि सेलिब्रेशंस उतने ज़्यादा नहीं हुए जितने की उम्मीद थी, और ये सब महात्मा गांधी की देखरेख में हो रहा था। महात्मा गांधी के बारे में एक बार फिर बता दूं कि जब उन्हें 1924 में छोड़ा गया तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब नेशनल मूवमेंट नहीं चल रहे होते थे तो महात्मा गांधी कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगे रहते थे, जैसे कि जो समाज सुधार के कार्यक्रम में लगे रहते थे। तो 1924 से लगभग 1927 तक गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। अब 1920 में तो 22 में तो जेल में चले जाते हैं, तो आप 1922 से इसे जोड़ सकते हैं 1927 तक। तो भ्रमण करना, पूरे भारत का घूमना और छुआछूत निवारण कार्यक्रम चलाना और सामाजिक सुधार के कार्यक्रम चलाना, इन सब में कंस्ट्रक्टिव वर्क में बिजी रहते थे। और इसी बहाने राष्ट्र का संदेश वो जनता तक पहुंचाते थे। उनका जो कद था वो और बढ़ता चला जा रहा था और लोगों की रिस्पेक्ट और लोगों का ट्रस्ट महात्मा गांधी में और बढ़ता चला जा रहा था। तो ये जो सेशन था इसमें जो भी गतिविधियाँ थी वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में थी। तो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू, उन्हें महात्मा गांधी को जिम्मेदारी सौंप दी गई कि भाई अंग्रेजों ने तो बात मानी नहीं है, अब आगे का आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपकी जिम्मेदारी। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब होता है कि भाई हमें स्वतंत्रता चाहिए। अब स्वतंत्रता कोई ठोस चीज़ तो है नहीं कि देखो जी दिखा दिया, देखो इसे फ्रीडम कहते हैं। ये तो आइडिया था, तो इस आइडिया को लोगों तक पहुँचाना और लोगों को इससे जोड़ना, क्योंकि अभी तक तो स्वराज की मांग थी, अब स्वतंत्रता की मांग थी।
फ्रीडम टू मोर कॉन्क्रीट इशूज़ ऑफ एवरीडे लाइफ। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा, महात्मा गांधी तो नेशनल वाइड मूवमेंट के एक प्रकार से एक्सपर्ट बन चुके थे, जो लेवल उनका था उस वक्त किसी का नहीं था। तो इस आइडिया को किस प्रकार से कॉन्क्रीट इशूज़ से, मतलब हमारी डे टू डे लाइफ से कैसे जोड़ा जा सकता है, किसी ठोस मुद्दे से कैसे जोड़ा जा सकता है, तो महात्मा गांधी को सोचना था। तो उन्होंने साल्ट मार्च का आयोजन किया, और यहाँ पे साल्ट जो कि आदमी के रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा है, क्योंकि आदमी भोजन करता है और भोजन में साल्ट का यूज़ होता है, और चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे बच्चा हो, छोटा हो, औरत हो, जवान हो, सब साल्ट का यूज़ करते हैं। तो ये एक कॉन्क्रीट इशू वो लेके चलते हैं, लेकिन हम इसे आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में हमने स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ा, साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा, उसके विरोध के बारे में पढ़ा, लाला लाजपत राय की डेथ के बारे में पढ़ा, लाहौर सेशन के बारे में पढ़ा तो हमने काफ़ी कुछ इसमें, और बहुत से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। साइमन कमीशन के बारे में पूछा जाता है क्यों विरोध हुआ था, लाहौर सेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, और कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन स्वराज पार्टी से रिलेटेड भी पूछ लिए जाते हैं। अगर आप लेक्चर सुनते हो ध्यान से और आप सेंटेंस बनाना जानते हो, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका आंसर आप हमारे वीडियोज़ को देखने के बाद ना दे सकें। So thank you for watching the video tutorial. See you in the next video with another video tutorial on civil disobedience movement. Till then, goodbye, take care.